सिमेट्री बेसिकली सिमेट्री जो है वो फिज़िक्स का एक फंडामेंटल रूल है और इतना फंडामेंटल है कि सिमेट्रीज के बारे में ये ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ सिमेट्री। और इस टूल की मदद से फिजिसिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की, क्योंकि नेचर जो है वो उसमें सिमेट्री बहुत ज़्यादा है, अक्सर चीज़ों में जो है वो सिमेट्री मौजूद है। तो ये लेक्चर भी जो है वो एक फंडामेंटल आपको बताएगा, फंडामेंटल्स ऑफ सिमेट्री, कि सिमेट्री का मतलब क्या है और हम इसको मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में सिमेट्रीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज हम एक दो बातें पार्टिकल फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में सिमेट्रीज के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि सिमेट्रीज हैं क्या, और फिर सेकेंडली पार्टिकल फिजिक्स में इनका क्या रोल है। अगर मैं डिफाइन करूँ सिमेट्रीज को, तो सिमेट्री की बेसिक डिफिनीशन है कि अगर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करें एक सिस्टम की, एक आपके पास एक सिस्टम और उस पर आप एक ऑपरेशन करें और उसकी वजह से वो सिस्टम जो है वो चेंज ना हो, इनवेरिएंट रह जाए, ठीक है, तो इसको सिमेट्री कहते हैं। आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक सिस्टम लिया, उसके ऊपर एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन की वजह से उस सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो इसको आप कहते हैं कि ये एक सिमेट्री है। एग्जाम्पल, एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल में आपको, लेट से हमने ये सर्कल, इसको आप समझे कि एक सिस्टम, एक सर्कल, और अब हमने इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया है और वो ऑपरेशन है रोटेशन, इसको हम रोटेट करते हैं किसी भी एंगल से, किसी कंटिन्यूअस एंगल से, लेट से 30 डिग्री से या 40 डिग्री से या 45 डिग्री से हम इसको रोटेट करते हैं। अब ये रोटेशन जो है ये ऑपरेशन है, ये सर्कल जो है ये सिस्टम है, और इसकी जो शेप है इस सर्कल की, या इसको आप स्फीयर भी कंसिडर कर सकते हैं, 2 डायमेंशन, तो वो शेप इस रोटेशन की वजह से तब्दील नहीं है। यानी मैं ये कहता हूँ कि आप आंखें बंद करें और इसको रोटेट करें और फिर आंखें खोलें, आप हाथ उसको टच नहीं करें, आपको पता नहीं चला, तो आपको लगेगा कि जैसे ये रोटेट हुआ ही नहीं, ये अपनी ओरिजिनल शेप, यानी इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन किया है, या इसकी ओरिजिनल शेप और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो रोटेशन हुई है, उसके बाद वाली शेप में कोई फर्क नहीं, इनवेरिएंट इसे कहते हैं। तो ऐसे ऑपरेशन को हम सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं, ये सिमेट्री। अब इस सर्कल के अंदर रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि ये रोटेशन के बावजूद वही सर्कल आपके सामने आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसको हम कहते हैं कि ये रोटेशन सिमेट्री। अब कहने को तो ये एक बड़ा सादा और सिंपल रूल है, लेकिन ये इतना पावरफुल है, ये रूल इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से फिजिसिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की और नेचर में ये चीज़ बड़ी मौजूद है। और ये ना सिर्फ सिस्टम्स में मौजूद है बल्कि इक्वेशंस के अंदर भी मौजूद है। इक्वेशंस के अंदर भी सिमेट्रीज होती है और मुख्तलिफ तरह की सिमेट्रीज हैं। अभी मैं 2-4 सिमेट्रीज आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की सिमेट्रीज मौजूद है, ठीक है। लेकिन बुनियादी डिफिनीशन ये है, फंडामेंटल बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास एक सिस्टम के ऊपर जब आप कोई एक ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन की वजह से वो सिस्टम इनवेरिएंट रहता है, चेंज नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसके अंदर सिमेट्री। और अक्सर नाम जो है वो उस ऑपरेशन की मदद से आता है, मसलन इधर एक रोटेशनल सिमेट्री है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ सिमेट्री क्या है, मतलब इससे हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। मसलन इस फंक्शन को देखें एफ ऑफ एक्स, अब हमें नहीं पता एफ ऑफ एक्स क्या है, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है या कोई और है, लेकिन उसका हमें सिर्फ ग्राफ पता है। और आप देखिए एक्स एक्सिस पे हमने इस एफ ऑफ एक्स को देखा, लेकिन फौरन ही सिर्फ इसकी सिमेट्री को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। क्यों? कि अगर आप x को -x करें तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ऐसे ही है ना। तो यानी ये सिमेट्री की पावर है कि सिर्फ देखते ही उस सिमेट्री का अगर आपको पता है तो आपने कम से कम ये पता लगा लिया कि ये ऑड फंक्शन। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पर मैंने कुछ लिस्ट की है। सबसे पहले तो सिर्फ सिमेट्री को देखकर आपको ये पता चला कि ये एक ऑड फंक्शन है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसके अंदर सिमेट्री है तो f ऑफ -x और 6 f ऑफ x के बराबर है। क्यों? f ऑफ -x तो -f ऑफ x के बराबर है, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। एंड सिमिलरली ये कैलकुलेशन, अगर हम -3 to +3 इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमें पता है ये 0। क्यों? कि जितना नेगेटिव में उतना पॉजिटिव में तो टोटल होगा 0। ये सिर्फ हमें सिमेट्री से पता। अगर मुझे पता चले कि
ये ऑड फंक्शन है तो मुझे ये क्लियर है। सिमिलरली ये देखिए कि किसी एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो बराबर होगा, +2 और -2 के तो डेरिवेटिव बराबर होगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो रेट ऑफ चेंज को कहते हैं ना, जितना रेट उधर चेंज हो रहा है इतना रेट इधर भी चेंज हो रहा है, तो ये बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप इसको मतलब इसके स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो इसको आप ये लिमिट्स को चेंज करके इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ये कुछ मैथमेटिकल पावर दिखाई आपको कि किस तरह एक सिंपल सिमेट्री को एक फंक्शन के अंदर देखकर आप उससे कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए बगैर आप कुछ चीज़ें जो है वो डिराइव कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। सिमेट्रीज के हवाले से जो सबसे मशहूर थ्योरम है नॉइथर्स थ्योरम, मेरे ख्याल में जर्मन फिजिसिस्ट नॉइथर ने ये मैथमेटिशियन नॉइथर ने ये थ्योरम पेश किया था और इसको बड़ा यूज़ किया गया है, और ये भी एक फंडामेंटल थ्योरम है। क्या कहता है ये थ्योरम, नॉइथर्स थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम के अंदर एक सिमेट्री मौजूद है, ठीक है, जैसे वो रोटेशनल सिमेट्री उस सर्कल के अंदर मौजूद थी, तो इस सिमेट्री की वजह से कोई ना कोई इसके साथ एसोसिएटेड एक कंजर्वेशन लॉ, या अगर कोई कंजर्वेशन लॉ है तो उसके साथ सिमेट्री जरूर होगी। मसलन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हैं इनके पीछे सिमेट्री है, कोई ना कोई सिमेट्री। मसलन जो मैंने अभी बात की, जो ट्रांसलेशन इन टाइम है, एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पता है ये क्यों है? इसकी बुनियादी वजह जो है वो ट्रांसलेशन इन टाइम सिमेट्री है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होते। मसलन आज से 2000 साल पहले भी न्यूटन लॉ था और आज भी न्यूटन लॉ है, 2000 साल बाद न्यूटन, बल्कि जब से टाइम शुरू हुआ टाइम खत्म होगा तो ये न्यूटन लॉ तो चेंज नहीं होता। यानी टाइम के अंदर जब हम मूव कर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है, तो जो फिजिक्स है बुनियादी तौर पर वो चेंज नहीं होती। इसी की वजह से एनर्जी का रिजल्ट। और जो ट्रांसलेशन इन स्पेस है, मसलन आप ज़मीन के बजाय या यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी से निकल के आप किसी और गैलेक्सी में चले जाएं, एंड्रोमेडा में चले जाएं, स्पेस के अंदर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चले जाएं तो आपका लॉ ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं है, और इसकी वजह से जो कंजर्वेशन है वो मोमेंटम, जो मोमेंटम की कंजर्वेशन है वो बेसिकली ट्रांसलेशन इन स्पेस की वजह से, स्पेस में मोशन की वजह से और टाइम में मोशन की वजह से एनर्जी का रिजल्ट। फिर आ जाते हैं रोटेशन, ये एंगुलर मोमेंटम जो है, रोटेशन वैसे भी एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो रोटेशनल सिमेट्री जो इक्वेशंस और उसमें मौजूद है फिजिकल सिस्टम्स में, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन। और आखिर जो है वो गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको ये गेज सिमेट्री जो है ये पार्टिकल फिजिक्स में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत सारी चीज़ों में डिस्कवरीज में। गेज सिमेट्री है क्या? गेज सिमेट्री का मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर पोटेंशियल के साथ मैं एक नंबर ऐड कर दूँ, कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूँ, ठीक है, लेकिन जब ये ग्रेडियंट पोटेंशियल के ऊपर एक्ट करेगा या उस कांस्टेंट को उसको तो जीरो बना देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। आप पोटेंशियल को चेंज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। यानी आपने गेज चेंज किया, एक पोटेंशियल की वजह से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी और पोटेंशियल की वजह से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इस तरह की सिमेट्री मौजूद हो, इसे हम गेज सिमेट्री कहते हैं, और इस गेज सिमेट्री की वजह से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस डेल वी या E इज इक्वल टू माइनस डेल वी इंटू प्लस लेमडा। इससे V और V प्लस लेमडा, और लेमडा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेमडास आपके पास मौजूद है। यानी एक पोटेंशियल एक पोटेंशियल नहीं है, बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोटेंशियल से आप एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास गेज सिमेट्री। लेकिन बुनियादी तौर पर जो हमारे पास नॉइथर्स थ्योरम है वो ये कहता है कि हर एक कंजर्वेशन लॉ के पीछे एक सिमेट्री मौजूद है। अब जो सिमेट्रीज हैं, उन सिमेट्रीज को समझने के लिए एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, बाकायदा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं। ग्रुप थ्योरी
आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम, और ये गेज ग्रुप होता है, यानी हर एक फोर्स का अपना एक गेज ग्रुप है जो हम पार्टिकल फिजिक्स में देखेंगे। तो ये ग्रुप्स कैसे डेवलप होते हैं और इन सिमेट्री ग्रुप्स हम कैसे समझ सकते हैं, उसको सिंपल एग्जांपल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम आज गेज सिमेट्री के लिए हम उसका ग्रुप बनाएंगे। अब आपको पता है कि ग्रुप जो होता है वो एक सेट होता है और वो 4 एक्सियम्स या 4 रिस्ट्रिक्शंस को वो ओबे करता है, ठीक है। वो आपको पता है कि वो क्लोज होना चाहिए, कि आप कोई भी ऑपरेशन करें, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या कुछ और हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, तो जो सेट के मेंबर्स हैं उस ऑपरेशन के बाद भी वो सेट के होने में से कोई आए, क्लोज होने से क्लोजर कहते हैं, एसोसिएटिव हो, ठीक है, एसोसिएटिविटी उसके अंदर मौजूद हो, आइडेंटिटी मौजूद हो और इनवर्स मौजूद हो। अब ये 4 प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट में मौजूद हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। तो अब देखते हैं आज कि किस तरीके से जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो सिमेट्री ऑपरेशंस है, पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कितनी सिमेट्री ऑपरेशंस है और वो सिमेट्री ऑपरेशंस किस तरह ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसके 3 साइड्स हैं और तीनों आपस में इक्वल है, और ये एक साइड जो है कि हमने इस तरह इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि वर्टेक्स ए में से पास हो। इस तरह आप वर्टेक्स बी में से एक लाइन को पास कर सकते हैं और इस तरह वर्टेक्स सी में से एक लाइन को पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखें कि इसमें कोई ऐसी एंगल से रोटेट, अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये रोटेशनल सिमेट्री तो है लेकिन हर एंगल के लिए रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। अगर मैं इसे 30 डिग्री से रोटेट करूं तो ये ट्रायंगल वापस अपनी शक्ल में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह इस एंगल से रोटेट करूं कि ये वाला वर्टेक्स इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर चला जाए, ठीक है, रोटेट हो जाए। अगर ऐसा एंगल हो, और नाम तो फिर मैं चेंज कर दूंगा ना, ये इधर चला जाएगा इसको सी हो जाएगा तो इसको मैं फिर ए कह दूंगा, ए इधर आ जाएगा इसको फिर मैं बी कह दूंगा, ये इधर चला जाएगा इसको फिर सी कह दूंगा। तो ऐसा जो एंगल है, पहला जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ऐसे हम कहते हैं आर प्लस। एक है क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को 120 डिग्री से रोटेट करें 190 डिग्री से, ये वापस अपनी शेप में वापस नहीं आएगा, ठीक है। 120 से ये वापस अपनी शेप में, तो ये एक सिमेट्री ऑपरेशन है क्योंकि मैंने इसकी रोटेशन दी 120 डिग्री की, दोबारा इक्विलेटरल ट्रायंगल वापस अपनी शेप में आ गया, तो ये एक सिमेट्री ऑपरेशन। लेकिन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिर्फ एक सिमेट्री ऑपरेशन नहीं, इसमें ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। देखते हैं कौन कौन से। मसलन एक इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, एक तो इस तरह रोटेट करूँ, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, तो ये भी है। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक दफ़ा इसको 120 से रोटेट करूँ और एक दफ़ा फिर इसको 120 से रोटेट करूँ तो 240 हो जाएगा, तो फिर भी तो अपनी शेप में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको 240 से रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज 120 से सेम, तो रिडंडेंट नहीं हो जाता, रिडंडेंट नहीं लेगा। काउंटर क्लॉकवाइज में 120 और क्लॉकवाइज में 240, ये सेम, तो एक ही ऑपरेशन है, ठीक है, उसका एक नाम होगा। ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं, क्योंकि ग्रुप्स के जो ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, ठीक है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, एक मेंबर एक ही दफ़ा एंटर, तो या 240 या एंटी क्लॉकवाइज में 120। तो इस तरह अब हमारे पास 2 सिमेट्री ऑपरेशंस आ गए, एक काउंटर क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेशन से इस ट्रायंगल अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाए, तो ये सिमेट्री ऑपरेशन, 2 ऑपरेशंस, ठीक है। अब जाते हैं तीसरा में। अच्छा, इसमें फ्लिप्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर मैं इसको इस लाइन के अगेंस्ट ऐसे फ्लिप कर दूँ, ये भी तो हो सकता है, तो ये बी इधर चला जाएगा, सी इधर चला जाएगा, ये तो उधर ही रहेगा, फिर नाम बदल दूंगा, इसको बी कह दूंगा, इसको सी कह दूंगा, तो ये फ्लिप किया ना। तो जब मैं फ्लिप अराउंड ए करूँगा तो ये भी सिमेट्री ऑपरेशन। तीसरा सिमेट्री ऑपरेशन जो है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो फ्लिपिंग अबाउट एक्सिस ए, जो उसको मैं आर ए, तो 3 हो गए ना। और इस तरीके से बी के अराउंड भी फ्लिप हो सकता है, सी के अराउंड भी फ्लिप हो सकता है। तो इस तरह मेरे पास 5 सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए, एक 120 क्लॉकवाइज, एक 120 एंटी क्लॉकवाइज और 3 फ्लिप्स। मैंने कहा था कि इसमें 6 सिमेट्री ऑपरेशंस। तो छठा आप बता सकते हैं कि छठा कौन सा? इसमें जो 6th सिमेट्री ऑपरेशन है वो एक्चुअली है कि कुछ भी ना, डूइंग नथिंग। ये भी तो सिमेट्री ऑपरेशन है, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो उसकी शक्ल तो नहीं तब्दील होगी, वो तो अपनी शेप में रहेगा। इसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, या ट्रिवियल, ये ट्रिवियल नहीं, लेकिन डूइंग नथिंग इज ऑल्सो सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक
जो हम अक्सर करते हैं। तो ये आपका 6 सिमेट्री ऑपरेशंस इस राइट एंगल सॉरी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मौजूद है। तो हमारे पास ये सिमेट्री ऑपरेशन है, ये लास्ट वन इसमें आइडेंटिटी है जो कि डूइंग नथिंग एट ऑल, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपके पास तो 6 सिमेट्री ऑपरेशंस है। अच्छा, अब ये 6 सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं ये आपस में ग्रुप्स बनाते हैं। इसका क्या मतलब कि वो जो 4 एक्सियम्स हैं ये उसको ओबे करते हैं। और अभी मैं आपको शो करता हूँ कि वाकई इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो 6 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप। तो उसमें हम एक एक उसको जाके चेक करते हैं। सबसे पहले क्लेशर कि ये सिमेट्री ऑपरेशन क्लोज है। इसका मतलब ये है कि मैं एक सिमेट्री ऑपरेशन करूँ, लेट्स से RJ मसलन 120 डिग्री से रोटेट करूँ और उसके बाद फ्लिप करूँ, RI मसलन फ्लिप, तो यहाँ जो आएगा वो इन 6 में से कोई एक होगा। मसलन मैं 120 से एक दफ़ा रोटेट करूँ और 120 से फिर दोबारा रोटेट करूँ, ये तो यहाँ जो आएगा तो वो R माइनस होगा। अगर ये R प्लस होगा या R प्लस होगा तो R माइनस होगा। तो इस तरीके से ये ग्रुप बनाते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्लोज की। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी है। वो तो आपको पता है कि डूइंग नथिंग मौजूद है। अगर आप एक सिमेट्री ऑपरेशन करें और फिर कुछ ना करें, ठीक है ना, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ से ये मैट्रिक्स में अक्सर हो जाता है, तो ये आपके पास तो आइडेंटिटी भी मौजूद है। यानी इन सिमेट्री ऑपरेशंस में ये क्लोज भी हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ये क्लोज भी हैं, ये इसमें इनके अंदर आइडेंटिटी भी मौजूद है और ये इन्वर्स भी मौजूद है। जैसे अभी आपने देखा था कि 240 जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर आप 240 से करें और फिर प्लग करें तो वापस आ जाए। तो हर एक ऑपरेशन का एक इन्वर्स ऑपरेशन भी मौजूद है। और इन्वर्स की डिफिनीशन ये है कि ऑपरेशन करें, एक और ऑपरेशन करें, वो दोबारा उसको अपनी आइडेंटिटी में वापस उसको कैंसिल कर देना एक तरह से, इन्वर्स भी मौजूद है। और आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है कि आपके पास 3 ऑपरेशन हैं, RI, RJ, RK। तो आप पहले RK करें, फिर RJ करें और फिर RI करें, या पहले RJ करें, RI करें और RK, तो रिजल्ट सेम है। इसको एसोसिएटिव कहते हैं। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं या 4 चीज़ें हैं, ग्रुप्स के एक्सिम्स हैं, इनको अगर आप देखें तो ये सिमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं ये इसको ओबे करते हैं। तो इसलिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्री है उसका वो ग्रुप स्ट्रक्चर उसके अंदर, ये जो ग्रुप थ्योरी है इसकी मदद से हम सिमेट्रीज को स्टडी करते हैं। अब ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा, all 4 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स वो हमने देखें। और याद रखें कि जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं उनके अपने अपने गेज ग्रुप्स, यही उनके अंदर चारों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मसलन UN है, SUN है, ON है, SON है, ये ग्रुप है। और ये तो मैट्रिक्स ग्रुप्स है, मैट्रिक्स ग्रुप्स है, यानी n क्रॉस n यूनिटरी मैट्रिक्स है। और ये यूनिटरी डिटरमिनेंट माने स्पेशल यूनिटरी है ना, स्पेशल यूनिटरी है। फिर ये ऑर्थोगोनल ग्रुप है और ये स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप है। इसके अलावा U1 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गेज ग्रुप है, SU2 जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स का है, SU3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी को क्वांटाइज उसका गेज ग्रुप ऐसे नहीं है। लेकिन बहरहाल ये ग्रुप जो है इन सिमेट्रीज को हम देखते हैं। इक्वेशंस के अंदर सिमेट्रीज मौजूद है, गेज सिमेट्री जो है ये इक्वेशंस के अंदर मौजूद है। वहाँ हम इसको एक्सप्लॉइट करके समझ के और हम इसे नई चीज़ें इसका ट्रांसलेशन देखें, जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो बेसिकली यही तो है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करें। लेकिन इस जब आप एक पॉइंट पे मौजूद हैं और एक दूसरे पॉइंट पे आप चले जाए, ट्रांसलेशन कर लें, स्पेस के अंदर मूव कर जाए, तो आपकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसकी वजह से फिजिक्स के जो लॉज हैं वो इस पर डिपेंडिंग, ये डिपेंडेंट है, इसलिए मोमेंटम का हिस्सा। अगर ऐसा ना होता और हम स्पेस लोकेशन पे डिपेंड करते तो फिर मोमेंटम का हिस्सा। सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आपस में कोई सिमेट्री है जिस तरह पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपस में? नहीं, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ऑल्दो के वो मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से आप मैग्नेटिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट से आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये आपस में
मैं अगर कोई ऑपरेशन करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से हाँ और वही ऑपरेशन करूँ मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या सेम हो सकता है? यानी इस तरह तो आप ये कह सकते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो चीज़ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ सकती है तो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैग्नेटिक नजर आ सकती है। ये तो है, यानी रिलेटिविटी शुरू यही से हुई थी। आइंस्टाइन के जहन में ये रिलेटिविटी का आइडिया आया यही से था कि जो हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस वो रिलेटिविस्टिक है, तो जो चीज़ इलेक्ट्रिक फिनोमेना आपको मैग्नेटिक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में